एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू से, जहां बस अड्डे से 7 किलो विस्फोटक की बरामदगी के मामले में पुलिस ने अब एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बल को मिली इस कामयाबी से आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। खबर है कि जम्मू पुलिस कुछ देर बाद इस विस्फोटक की बरामदगी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। इस बीच पूरे बस स्टैंड और आसपास के इलाके में पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। यहां तक कि पास से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। कोमल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, क्या और ताजा जानकारी मिल पा रही है? जिस संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, क्या आरोप इस पर है? क्या ये विस्फोटक के साथ पकड़ा गया? बिल्कुल प्रशांत, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि वो किस तंजीम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि 7 किलो से ज़्यादा आईडी अगर बरामद हुई है तो जाहिर सी बात है वो किसी शख्स के साथ ही बरामद हुई होगी। लेकिन वो कौन शख्स है, वो कहाँ से आया था, उसका क्या मंसूबा है, क्या वो खुद मिलिटेंट है या फिर किसी मिलिटेंट के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं, ये कह पाना अभी मुश्किल है। क्योंकि कुछ ही देर बाद IGP जम्मू मुकेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो सारी चीज़ें ब्रीफ करेंगे, सारी बातें ब्रीफ करेंगे। आपको बता दूँ प्रशांत, जम्मू कश्मीर पुलिस को पिछले एक हफ्ते में 2 बड़ी कामयाबियां मिली और आज तीसरी कामयाबी ये कि उन्होंने इतना बड़ा जखीरा जो बरामद किया। ऊपर से आज दूसरी एनिवर्सरी थी पुलवामा हमले की, तो क्या उनके मंसूबे थे, क्या वो करना चाहते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले शनिवार को जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी पकड़ा गया था और कल शनिवार को लश्कर तैयबा का आतंकवादी पकड़ा गया। उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के पास बहुत सारे इनपुट्स थे, जिसके बाद उन्होंने खासकर कश्मीर नंबर की गाड़ियाँ जो जम्मू में चल रही थी उनको खंगाला गया। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर जम्मू में कर दिए गए। और आज देखिए, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट था, तभी आज जम्मू के बस स्टैंड से इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस, पहले तो एनकाउंटर होते थे और आतंकवादी मारा जाता था, लेकिन आज शायद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ठान लिया है कि जिंदा मिलिटेंट पकड़ने हैं। और जिंदा मिलिटेंट जब पकड़े जाएंगे, उनसे क्या क्या इनपुट्स मिलेंगे और कितनी मदद मिलेगी, कितनी जानकारियाँ मिलेंगी, उनके मंसूबे क्या है, ये सब पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। और इस समय आपने देखा कि हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा था और साथ ही साथ पूछताछ हो रही थी, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। क्योंकि जब जब इस तरह के हमले या जिस तरह से इस तरह की कामयाबियाँ होती हैं, तो हर गाड़ी को चेक किया जाता है, देखा जाता है। जाहिर सी बात है, किराए के घर पे रह रहे हैं कश्मीर से यहाँ पर लोग कुछ, और लोग अब परेशान हो गए हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। और जिस तरह से आपने सवाल किया प्रशांत की कौन सी तंजीम के थे, ये थोड़ी देर में IGP मुकेश सिंह क्लियर करेंगे कि आखिर वो जो इतना बड़ा जखीरा पकड़ा है वो किस तंजीम से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर रखवाया। कोमल, ये सवाल भी बेहद अहम है कि आखिर जम्मू बस स्टैंड से इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद किया गया, क्या प्राइमा फेसी जानकारी मिल पा रही है? क्या इसी बस स्टैंड में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां लाया गया था या इस बस स्टैंड से कहीं और जाने वाला था? क्या प्राथमिक जानकारी हासिल हो पाई? तो शायद इससे पहले बस स्टैंड में बहुत बार हमले हुए, पहले भी ग्रेनेड हमला हुआ, उसके बाद ग्रेनेड 2 से 3 हमले यहाँ पर हो चुके हैं ऑलरेडी। और आज तो जखीरा बहुत बड़ा था, 7 किलो से ज़्यादा अगर आईडी का मिलना, जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता और कहीं और इनके हमले होने थे। जिस तरह से कल बड़ी कामयाबी मिली है मिलिटेंट को पकड़ने की, पिछले शनिवार मिली, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो जाहिर सी बात है वो किसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए ही जम्मू में आए थे। और चूंकि ये जखीरा जो पकड़ा है, ये भी हो सकता है कि पुलिस के पास जो 2 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए, एक भटिंडी से किया था और एक कुंजवानी से, जो पिछले शनिवार को आतंकवादी गिरफ्तार जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए थे, हो सकता है उन्हीं से, जबकि उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, तो उन्हीं से वो इनपुट मिला होगा। और क्या वो आगे के मंसूबे हैं, क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, जब एक आतंकवादी को इनकाउंटर में मार देते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता, बस ये कामयाबी होती है कि आतंकवादी एक और कम हो गया। लेकिन जब जिंदा आतंकवादी पकड़ा जाता है तो ये बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को और मिलती है कि आखिर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए क्या क्या मंसूबे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के हैं। और जिस तरह से आज का जो जखीरा पकड़ा गया और दूसरी एनिवर्सरी भी थी पुलवामा हमले की, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं प्रशांत कि कितने बड़े हादसे को अंजाम देने वाले थे ये लोग। जो आईडी इतना बड़ा जखीरा जो जम्मू के बस स्टैंड से पकड़ा, ये जरूरी नहीं था कि बस स्टैंड में ही हमला होता, हो सकता था ये और भी कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता और भी कहीं ऐसी नापाक हरकत को अंजाम दिया जाता। हालांकि कोमल, कुछ ही देर बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में और जानकारी दे सकती है कि मंसूबे आखिर क्या थे, विस्फोटक कहां से लाया गया है,
अब तक की पड़ताल में क्या पुलिस को और जानकारी मिली है। लेकिन कोमल, इस पूरी घटना को क्या ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि दूसरी बरसी है पुलवामा आतंकी हमले की और लगातार आतंकी संगठन नाकाम हुए हैं। सुरक्षा बलों की सजगता की वजह से वो अपने किसी भी नापाक मंसूबों को अंजाम तक उस कदर नहीं पहुंचा पाए जो उनके मंसूबे होते हैं। और क्या आज इस दूसरी बरसी के मौके पर कुछ ऐसी ही वारदात को अंजाम देने की उनकी मंशा हो सकती है? इस विस्फोटक के क्या उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है? प्रशांत, 2021 के 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। चाहे वो एनकाउंटर्स हो, चाहे उन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ा हो, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इनपुट्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इनपुट ही थे जो नगरोटा में जो एनकाउंटर हुआ एडवांस में उनको पता चल गया था कि सांबा से किन्हीं मिलिटेंट्स ने एंटर किया। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे कोई भी फोर्सेस हो, वो बहुत ज्यादा संजीदा हो चुकी है और बहुत ज्यादा काम इस पर कर रही है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा इस बात का नारा देते हैं कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त भारत और बनाना है। आखिरकार तो सुरक्षा बलों की इसी सजगता की वजह से कोमल एक आतंकी संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। बड़ा जखीरा विस्फोटक का जम्मू बस स्टैंड से बरामद किया गया है। लेकिन ये बेहद अहम बात भी है कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की आज दूसरी बरसी है। सीआरपीएफ के लेथपुरा कैंप में बने स्मारक पर आतंकी हमले में शहीद होने वाले 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। 14 फरवरी 2019 ये वही तारीख जब पुलवामा में आतंकियों के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। चेन्नई दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा के उन शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उस जगह पर जहां मौजूद हैं। लातपुरा उस जगह पर सीआरपीएफ का जहां कैंप है, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और सीआरपीएफ के आईजी से हमारे सहयोगी रिफत ने यही बातचीत की तो आईजी ने बताया कि जवानों का ये बलिदान देश कभी भूलने नहीं देगा। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम से मुतालिक बताइए, ये दीपक रतन जी हैं जो आईजी हैं सीआरपीएफ के और ये आज यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं। जी बताएं। आज 2 वर्ष पूर्व आतंकियों के एक कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए हमारे साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। देश के लिए किए गए इस बलिदान पर हमें बहुत गर्व है और हम इस शहादत से हमें हमारे प्रण में और बल मिला है कि कश्मीर के आवाम को ये मिलिटेंट से के जुल्म और ज्यादती से जल्दी हम निजात दिला सकें। हमें ये बताइए खासतौर से किस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं ताकि इस तरीके के अटैक्स ना हो, क्या कुछ बदलाव आया है? कश्मीर में जो सीआरपीएफ द्वारा काम किए जाते हैं, जो ड्यूटीज को अंजाम दिया जाता है, उन सारी एसओपीज में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। एसओपीज को अपग्रेड किया गया है, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया गया है। स्पेशली हाईवे पर हमने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है कि इस तरह की घटना ना होने पाए। और जो ट्रेनिंग हमारे जवानों की होती है जब वो वैली में आते हैं, तो वैली की हर प्रकार की कंटिजेंसी को वो किस प्रकार से बखूबी उसका सामना कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें तैयार क्या कोई इनपुट्स आ रहे हैं कि हमले हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाता है? इनपुट्स रेगुलरली रहते हैं। इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी सक्रिय रहती हैं, जिनके इंटेलिजेंस हमको टाइम से मिलते हैं और उसको फिर उसके हिसाब से रिएक्ट किया जाता है ताकि घटना होने के पहले ही उसे कंटेन किया जाए। तो जिस तरीके से आईजी का कहना है, ये सीआरपीएफ के आईजी हैं प्रशांत, और इनका कहना है कि बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, सीसी कैमरास लगाए गए हैं और इन्होंने इससे पहले ये भी कहा कि बाई एयर अब सीआरपीएफ के टुकड़ियों को लाया जाता है, ये यहाँ से वहाँ भेजा जाता है ताकि इस तरीके के अटैक्स ना हो और सीआरपीएफ की कॉन्वॉय कम से कम हाईवे पे चले। हाईवे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ सीआरपीएफ के अधिकारियों और साथियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, बल्कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, मैं उन बहादुर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना हमले में शहादत दी थी। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। अमित शाह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने ट्वीट किया और लिखा,
हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले पुलवामा हमले के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। उनका अमर बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। सीएम योगी की श्रद्धांजलि ट्वीट कर। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया और लिखा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपके अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को घर में ही रोके जाने से जुड़ी ये खबर। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर पुलिस पर बिना जानकारी दिए घर में ही बंद किए जाने का आरोप लगाया है। उन पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आने के बाद श्रीनगर पुलिस ने भी ट्विटर पर अपना जवाब दिया और अब दोनों में बयानबाजी शुरू हो गई है। श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण लोगों को आज बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने सवाल पूछा कि उन्हें किस कानून के तहत नजरबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद को, अपने परिवार को घर में कैद करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, तो ये है अगस्त 2019 के बाद का नया कश्मीर। हमें बिना कोई वजह बताए घरों में कैद कर दिया गया। दुर्भाग्य है कि उन्होंने मेरे पिता को, जो कि एक मौजूदा सांसद भी हैं, और मुझे हमारे घर में कैद किया है। उन्होंने मेरे बहन और उनके बच्चों को भी घरों में लॉक कर दिया है। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट है। तो वहीं श्रीनगर पुलिस ने भी उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर जवाब दिया है और श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, आज लाथीपुरा में हुए हमले की दूसरी बरसी है। आज सड़कों पर गश्त के लिए जवान मौजूद नहीं रहेंगे। अलर्ट की वजह से वीआईपी या फिर वो लोग जिन्हें सुरक्षा दी गई है, उनकी कहीं भी आने जाने पर रोक लगाई गई है। ऐसे लोगों को पहले ही आज कोई भी दौरा न करने की जानकारी दी जा चुकी है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्वीट के आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने फिर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे लगता नहीं कि ये ट्विटर हैंडल जम्मू कश्मीर पुलिस का है, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। लेकिन मैं इसे सही मानते हुए पूछना चाहता हूं कि किस कानून के तहत मुझे घर में कैद किया गया है। आप मुझे मेरे घर से बाहर ना निकलने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर मुझे जबरन रोका नहीं जा सकता। ये पुलिस से सवाल, वहां की व्यवस्था से सवाल। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट करके।